यूक्रेन ने 12 अगस्त की रात नेपच्यून और पोल्यानित्या मिसाइलों का उपयोग करते हुए एक अनूठा सैन्य अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप नोवोरोसियस्क में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई। शहर में पानी और बिजली गायब हो गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 अनाज टर्मिनल एक साथ बंद हो गए हैं और सैन्य अड्डे में आग लगी हुई है और काले सागर में रूसी जहाजों की पूर्ण नाकाबंदी मान ली गई है। और इसी बीच खबरें आती हैं कि 31 जुलाई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने खुद व्लादिमीर जेलेंस्की को फोन किया और नोवोरोसियस्क के पास टैंकरों पर हमले रोकने का अनुरोध किया। कहने का मतलब, जंग अपनी जगह है, लेकिन नोवोरोसियस्क के बंदरगाह सिर्फ कारोबार के लिए हैं। ऐसा लगता है कि जेलेंस्की मान जाते हैं और यूक्रेन उन व्यापारिक जहाजों पर हमले बंद कर देता है जो रूसियों के नहीं हैं। लेकिन 2 हफ्ते बीत जाते हैं और 12 अगस्त की रात को उसी नोवोरोसियस्क पर इतना जबरदस्त हमला होता है कि शहर के मेयर को आपातकाल लागू करना पड़ता है। शहर में पानी नहीं रहता और 2 सबसे बड़े अनाज टर्मिनल बस बंद हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, और अब हम समझेंगे क्यों। और साथ ही हम रूसियों के लिए काले सागर की असली नाकेबंदी के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी हर एक सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी 1 सेकंड का समय दें और हम आगे बढ़ेंगे। परिणाम। विशेष सैन्य अभियान। आग बुझाई जा रही है। पूरा शहर धुएं में डूबा हुआ है। बहुत तेज बदबू आ रही है। अनाज टर्मिनल्स पर हमला हुआ है और वे जल रहे हैं। क्यों? वो तो मेरे लिए काम कर रही थी वैसे। भयानक। खैर, मुझे काम पर जाने नहीं दिया गया। अब ये सब मुझे घुमा कर जाना पड़ेगा, शायद पोर्ट के रास्ते या पता नहीं किस रास्ते से। तो चलिए यूक्रेन की रक्षा बलों के ऑपरेशन से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आज कहा, उद्धरण, बीती रात हमारे यूक्रेन के रक्षा बलों ने नोवोरोसियस्क में नौसैनिक अड्डे पर एक अनोखा ऑपरेशन किया। रूसी नौसेना के काले सागर में आखिरी मुख्य किलेबंदी पर, जो फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। राष्ट्रपति के अनुसार इस लक्ष्य पर पोल्यानित्सा जेट ड्रोन, नेपच्यून और मॉस्कवा मिसाइलें और मानव रहित समुद्री प्रणालियां ने काम किया। एयर डिफेंस की पोजीशन, घाट और समुद्री बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे प्रहार होने की पुष्टि हुई है। और आगे एक उद्धरण है जो पूरी घटना की तर्क को समझाता है। कब्जा करने वाला बेड़ा और उसकी पूरी सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक सुरक्षित नहीं रहेगी जब तक रूसी आक्रामकता जारी है। वैसे नोवोरोसियस्क के जरिए रूस के कुल निर्यात का 1/3 तक जाता है, यानी लक्ष्य स्पष्ट रूप से संयोग से नहीं चुना गया है। संक्षेप में बता दूं कि यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने किस चीज से हमला किया। नेपच्यून मिसाइल एक यूक्रेनी क्रूज मिसाइल है जिसे मूल रूप से एंटी शिप मिसाइल के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन 2023 से इसमें जमीन पर हमले के लिए भी संशोधन किया गया है। इसकी मूल रेंज 300 किलोमीटर है, लेकिन 2023 में ही यूक्रेनी स्रोतों ने 700 किलोमीटर तक की रेंज वाले वर्जन के बारे में बताया था। और मार्च 2025 में जेलेंस्की ने खुद एक और संशोधित वर्षन लंबा नेपच्यून की घोषणा की, जिसकी बताई गई रेंज 1000 किलोमीटर तक है और इसका वारहेड 260 किलोग्राम का है। और इसी मिसाइल से मई 2024 में पहली बार पूरे पैमाने पर युद्ध के दौरान रूस की खुद की जमीन पर मिसाइल हमला किया गया।
अब पोलियाना तो एक अलग ही चीज है। ये मिसाइल और ड्रोन का एक हाइब्रिड है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसे जेट ड्रोन कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि उसमें रॉकेट इंजन की जगह टर्बो जेट इंजन है। यानी असल में ये एक छोटा जेट विमान है जिसमें पायलट नहीं है। घोषित रेंज 750 किलोमीटर तक है, गति 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और इसका वारहेड 100 किलोग्राम तक हो सकता है। और अब नासा के उपग्रहों ने नोवोरोसिस्क पर हमलों की पुष्टि की है और शहर के कई हिस्सों में थर्मल विसंगतियां दर्ज की हैं। अनाज टर्मिनल और नेपच्यून के पास गर्मी के स्रोत हैं, नौसैनिक अड्डे पर भी, जो कि खास बात है। ये सभी शेख शेसखारिज ट्रांसनेफ्ट के तेल टर्मिनल के बिल्कुल पास स्थित है। समझने के लिए बता दूं, तापीय विसंगतियां यूक्रेनी मिसाइलों के हमलों से लगी भीषण आग हैं जिन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। और अब यह आधिकारिक रूप से पता चल गया है कि नोवोरोसिस्क में क्या हुआ था। शहर के मेयर आंद्रेई क्रावचेंको, जिनका उपनाम दिलचस्प रूप से यूक्रेनी है, ने पूरे नोवोरोसिस्क में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। उनके अनुसार ड्रोन ने 21 आवासीय मकानों और 4 उद्यमों को नुकसान पहुंचाया है। हमले ने 2 मुख्य जल पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और 2,60,000 से अधिक आबादी वाला शहर पूरी तरह से पानी के बिना रह गया। यहां तक कि गर्म पानी भी बंद कर दिया गया ताकि उपकरण खराब न हो जाएं, जैसा कि उन्होंने समझाया। उन्होंने वादा किया कि जब उपकरण चालू करने की तकनीकी संभावना होगी तब पानी चालू कर देंगे, यानी कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई। साथ ही पड़ोसियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्रास्नोदार क्षेत्र के प्रशासक कोंद्रात्येव ने बताया कि उसी रात ड्रोन गेलेंजिक और अनापा पर भी पहुंचे। वहां 4 लोग घायल हो गए और गेलेंजिक में स्थानीय आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई। तो ये केवल एक बेस पर केंद्रित ऑपरेशन नहीं था, बल्कि कई जगहों पर एक साथ किया गया बड़ा रात का हमला था। और अब सबसे दिलचस्प बात, यह आर्थिक प्रभाव है जो आज रात जिस एक सैन्य अड्डे पर हमला हुआ उसके दायरे से कहीं आगे तक जाता है जिस पर आज रात हमला हुआ। रूस के 3 सबसे बड़े अनाज बंदरगाहों में से 2 एनजेडीटी है, जिसकी क्षमता सालाना 8.5 मिलियन टन है, और एनकेएचपी, जिसकी क्षमता 7 मिलियन टन से थोड़ी ज्यादा है। साथ ही 3 लाख टन के गोदाम बस अपनी गतिविधि रोक चुके हैं। और कुल मिलाकर ये दोनों टर्मिनल पूरे रूसी अनाज निर्यात का 1/3 हिस्सा हैं। और ये बंदरगाह आज बस हमले के बाद रुक गए हैं और ये पहले से मौजूद आपदा पर और बोझ डालता है। अज़ोव सागर के अनाज बंदरगाह जुलाई में ही बंद हो गए थे जब यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने 100 से ज्यादा जहाजों पर हमला किया था और रूसी अधिकारियों ने खुद ही केर्च जलदमरू मध्य से गुजरने पर पाबंदी लगा दी थी। नतीजतन जुलाई में अनाज का निर्यात पिछले 10 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। अगस्त के लिए विश्लेषकों का अनुमान है कि निर्यात सामान्य से 2 से 2.5 गुना कम रहेगा। और अगर यूक्रेनी सशस्त्र बल काला सागर और अज़ोव सागर की पूरी तरह नाकाबंदी कर देते हैं, रूस लगभग 80% अनाज निर्यात खो देगा, यानी सालाना 35 मिलियन टन। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं तो रूस में बंदरगाहों के साथ साथ तेल रिफाइनिंग भी लगातार गिरती जा रही है। ओरेनबर्ग क्षेत्र में ऑर्स्क एनओएस रिफाइनरी ने 11 अगस्त को ड्रोन हमले के बाद प्रसंस्करण रोक दिया और ये पहले से ही चौथा है। और ये सिर्फ अगस्त में बंद होने वाली चौथी रूसी रिफाइनरी है। एक बार फिर अगस्त के 12 दिन ही बीते हैं और चौथा कारखाना पूरी तरह से बंद हो चुका है। इससे पहले सिबुर का जाप्सिब नेफ्तेहिम 10 अगस्त को बंद हुआ था, जो देश का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। 5 अगस्त को रोसनेफ्ट का सारातोव रिफाइनरी बंद हुआ। 3 अगस्त को लुकोइल का वोल्गोग्राद रिफाइनरी, जो पूरे रूस की लगभग 5% तेल रिफाइनिंग करता है। ओरेनबुर्ग क्षेत्र के गवर्नर ने ऑर्स्क एनओएस पर हमले के बाद पहले ही सभी पेट्रोल पंपों पर लोगों और कंपनियों के लिए ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अब आइए वापस चलते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डीवेंस की कॉल पर, क्योंकि यही इस एपिसोड की सबसे अहम बात है। 31 जुलाई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फोन किया और नोवोरोसिस्क के जल क्षेत्र में टैंकरों पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हमले रोकने का अनुरोध किया। इस बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा, वॉशिंगटन चिंतित था क्योंकि ये हमले
तेल बाजार को और भी ज्यादा अस्थिर कर देते हैं, जो पहले से ही ईरान द्वारा बंद किए गए अर्बुजस्की जलडमरू मध्य के कारण दबाव में है और कास्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के शेयरधारकों में, जिसका अंत ठीक नोवोरोसियस्क में होता है, अमेरिकी शेवरन और एक्सॉन मोबिल, जिनके पास कजाकिस्तान के विशाल टेंगिस तेल क्षेत्र में क्रमशः 50 और 25% हिस्सेदारी है, जहां से तेल फिर केटीके के जरिए नोवोरोसियस्क जाता है। वहां टर्मिनलों में उसे बाद में टैंकरों पर लादा जाता है और जेलेंस्की ने, ऐसा लगता है, वाकई में इसी कॉल के बाद अभियान रोकने का आदेश दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि 31 जुलाई के बाद यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने केटीके टर्मिनल के पास एक भी जहाज पर हमला नहीं किया। समझौता ये था कि केटीके की इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर रूसी जहाजों पर हमला नहीं किया जाएगा अगर वे यूक्रेनी प्रतिबंधों के तहत है और रूसी तेल नहीं ले जा रहे हैं। इसके साथ ही जुलाई में जेजेडी वेंस की कॉल से पहले कास्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम से जुड़े 8 टैंकरों को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक्सॉन मोबिल द्वारा चार्टर्ड टैंकर भी शामिल था। और उसके बाद जुलाई में टर्मिनल ने कुल मिलाकर सिर्फ 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही लोड किया, यानी मई की तुलना में 6 लाख बैरल कम। तो औपचारिक रूप से आज का हमला नोवोरोसियस्क पर इस वादे के खिलाफ नहीं है जो जेजेडी वेंस से किया गया था। यूक्रेन ने टैंकरों पर नहीं बल्कि 9 सैनिक अड्डे पर हमला किया, अनाज टर्मिनलों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर। और ये तो एक अलग कहानी है। कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम काम करता रहा है और कजाकिस्तान आराम से तेल का व्यापार कर रहा है। लेकिन देखिए बाहर से ये कैसा दिखता है। जेलेंस्की ने अमेरिकियों से वादा किया था कि वो नोवोरोसियस्क में तेल लॉजिस्टिक्स को नहीं छुएंगे, और ठीक 2 हफ्ते बाद वहीं पर सबसे जबरदस्त हमलों में से एक होता है, बस उसी शहर में दूसरी जगहों पर। यानी वादा तो जैसे कि शब्दशः निभाया गया, लेकिन असल में नोवोरोसियस्क फिर भी जल रहा है और इसी बंदरगाह पर रूस का अनाज निर्यात 1/3 तक रुक गया है। इसका मतलब है कि रूसियों को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे कजाकिस्तान के साथ सहयोग का सहारा लेकर बच जाएंगे। यानी ठीक है, टैंकरों पर हमला नहीं करते, केटीके पर हमला नहीं करते, बाकी सब पर हमला करते हैं। तो अगर इन सबको एक साथ जोड़ें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों और पोलियानित्सा जेट ड्रोन के साथ रूस के काले सागर में आखिरी बड़ी नौसैनिक अड्डे पर एक अनोखा ऑपरेशन दिखाया। साथ ही इस देश के अनाज निर्यात का 1/3 हिस्सा ठप कर दिया और शहर को पानी के बिना छोड़ दिया। और साथ ही अगस्त महीने में चौथा तेल रिफाइनरी भी अपने आप बंद हो गया। इसका नोवोरोसियस्क से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वहां भी हमले हो रहे हैं। और ये सब उस समय हो रहा है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसी बंदरगाह पर हमले रोकने का अनुरोध किया था, बस दूसरे तरह के लक्ष्यों पर। संक्षेप में कहे तो अमेरिकियों ने अनुरोध किया था कि टैंकरों और केटीके को ना छेड़ा जाए, लेकिन जहां तक सैन्य अड्डे, अनाज और जंगली रूसियों के लिए पानी की बात है, तो लगता है कि इसके बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। इसलिए हम ऐसे हमले जारी रखते हैं। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक और विवरण में किसी भी डोनेशन के जरिए आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।